बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है गुमान और इसकी राइटर हैं उमैरा अहमद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। दोनों हाथ रीलिंग पे जमाए वो झुककर टेरेस से नीचे देख रही थी। दूर दूर तक कॉलोनी में खामोशी और उदासी का राज था। शाम की नीलाहट हर सू उतरने लगी थी। परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। ऊंचे खूबसूरत बंगले कितार में खामोशी से खड़े थे। फिजा में एक नामहसूस सा बोझलपन था, गैर दिलचस्प, फीका और बेरंग सा मंजर। उसकी निगाहें मायूसी पलट आईं। बेहद बोरियत भरी जगह थी वो। अगर उसे पहले इल्म होता तो कभी खाला के घर छुट्टियां गुजारने ना आती। पछतावे भरे तासुब से उसने सर झटका, फिर गर्दन मोड़ी। नगीन शेर तले कुर्सी पे बैठी नावल में गुम थी। क्या पढ़ रही हो इतनी देर से? उसे फिर से गुस्सा आने लगा। एक तो जगह बोरतरीन थी, ऊपर से नगीन की शख्सियत। मैंने पूछा है क्या पढ़ रही हो? वो उसके कान के करीब आकर चीखी। जरनीला चाय बनाने गई है, कुमैल आया हुआ है। शर्मीली मुस्कान लबों पर सजाए नगीन ने तजस्सुस भरी बेचैनी से सफ़ा पलटा। अम्मा ने कहा था छुट्टियां अच्छी गुजरेंगी, खाला के पास रमज़ान में इस्लामाबाद चली जाओ, और उसने फ़ौरन खुशी खुशी हामी भर ली। खाला लोगों से मिली भी 5-6 बरस हो चुके थे। वो लोग कराची शिफ्ट हुए तो आना जाना ख़त्म ही हो गया। अब इसी साल इस्लामाबाद वापस आए थे। वो उनके आने पे बेहद खुश थी। फ़ोन का ही सही मगर राब्ता तो था ना। और यूं ही बातों बातों में उसने नगीन को कह डाला कि मेरा गुमान था कि तुम आज भी 6 साल पहली वाली नगीन होगी, ऐनक वाली, तेल लगाए, टीवी, अखबार या किताब में घुसी हुई। तुम्हारा गुमान गलत भी तो हो सकता है हानी, मैं बहुत बदल गई हूँ। नगीन ने अपने अज़दी सादा अंदाज में उसे यकीन दिलाया, मगर जब हानी ने यहाँ आकर उसे देखा तो उसे यकीन हो गया कि उसके गुमान वाकई सच निकलते हैं। 6 साल बाद भी नगीन वैसी ही थी। आंखों पे मोटे अच्छे वाला बड़ा सा चश्मा, तेल में गुंदी चोटी और चेहरे पे छाया हवन्नकपन। वो एक टाइम टेबल के तहत चलती थी, अपना नहीं, टीवी चैनल्स का टाइम टेबल। मॉर्निंग शो शुरू होने से 1 मिनट कबल वो जागती, फिर चश्मा उठाया और भाग कर टीवी चलाया। फिर पहला वक्फा आने तक वो बिना पलक झपके स्क्रीन पर निगाहें गाड़े बैठी होती। वक्फे में मुंह धोने उठती, टीवी की दिलदादा ड्रामों का नशर मुकर्रर भी देखा करती। जो वक्त ड्रामों से बचता उनमें वो नावल्स लेकर बैठ जाती। कुर्सी पे टांगे चढ़ाए, तेल में गुंदी चोटी कंधे पे डाले, वही तारीखी चश्मा पहने किताब में घुस कर पढ़ती। नगीन उसे बहुत बोर कर रही थी। कहाँ ये हवन्नक लड़की और कहाँ वो लाहौर की प्रिंसेस, खूबसूरत, पुरएतमाद और पुरजोश, टिप टॉप से रहने वाली, जिसके सिल्की लंबे बाल शाने पे लहरा रहे होते, फैशन और स्टाइल जिस पे ख़त्म थे, जो हर दम हर चीज़ में शुगल तलाशती थी, और जो अब इधर आदम बेजार बोर किस्म के इस्लामाबादियों में फंसी बैठी थी। इससे तो बेहतर था लाहौर में ही रहती, जहाँ हर दम रौनक और शुगल होता था। हाय अल्लाह, क्या हुआ? नगीन की कराह पे वो घबरा कर पलटी। शाहनील ने जरनीला के ऊपर चाय गिरा दी। वो परेशानी से सीने पे हाथ रख के पड़ती जा रही थी। दफ़ा हो जाओ नगीन। वो पैर पटक कर दोबारा रीलिंग के पास चली गई। कॉलोनी वैसी ही वीरान पड़ी थी। उसकी बोरियत इंतहा को पहुंच चुकी थी और करीब था कि वह वापस जाने का फैसला कर लेती, जब उसने सामने वालों के गेट से जन से दाखिल होती गाड़ी देखी। डीलिंग पे हाथ रख के हानी ने गर्दन ऊंची करके देखा। कोई गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। एक हाथ से मोबाइल कान पर लगाए, दूसरे हाथ से लॉक में चाबी घुमाता। वो जो भी था बहुत हैंडसम था। नीली जीन्स पे स्याह शर्ट, लंबा कद और साफ रंगत। वो अब गेट बंद करके वापस पीछे को जा रहा था। फ़ोन बदस्तूर कान से लगा था। उसके साथ ही गाड़ी के पिछले दरवाजे से एक गोरा निकला था, ब्लैक वाटर। हानी के जहन में बेख्तियार ये ख्याल उभरा। गेट बंद करके अब वो अंदर जा रहा था। फिर जब उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया तो हानी ने रुकी हुई सांस बाहर निकाली। ओफ, कितना हैंडसम था, लेकिन मुल्क दुश्मन। नगीन, नगीन। वो दौड़कर उसके पास आई। वापस जाने के सारे प्रोग्राम भूल गए थे। तुमने उसे देखा है? किसे? वो जो C5 में रहता है। हाँ देखा है। नगीन का चेहरा हनूस किताब पर झुका था। अच्छा, कौन है? वो खुशी भरे तजस्सुस से उसके करीब हुई। कैसा है? नगीन ने लम्हे भर को नावल से सर उठाया, फिर ठहर ठहर के बताने लगी। बड़ा प्यारा है, सफ़ेद रंग का, सिल्की बाल, बूढ़ी आंखें, ऊंचा कद, मजबूत जिसामत और ये लंबी सी दुम। दुम? वो आंखें मूंदे जो किसी हसीन तस्वर में खोई हुई थी, झटके से सीधी हुई। उसकी दुम भी है? हर कुत्ते की दुम होती है हानी। कुत्ता? कौन सा कुत्ता? वो जो सामने वालों का है। अबे मैं कुत्ते की नहीं, उसके मालिक की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, वो। नगीन जवाब देते हुए फिर से पढ़ने लगी। वो कोई नया किराएदार है, अभी हफ्ता भर पहले शिफ्ट हुआ है। वो सफ़ेद जर्मन शेफर्ड उसी का है ना? सुना है इंग्लैंड से आया है, कुत्ता भी साथ ही लाया है। चलो फिर उसके घर चलते हैं। वो कुछ सोच कर उठी। नगीन ने पहली दफ़ा नावल से चेहरा उठाकर हैरानी से उसे देखा। मगर क्यों? ये तुम बताओ, तुम्हारे नावल की हीरोइन हीरो से कैसे मिली थी?
वो जनीला कुमैल के घर बिरयानी देने गई थी। बस हम भी उसके घर बिरयानी देकर आते हैं, चलो। मगर हानि, जब जरनीला गई तो आगे से, बाहर में गई तुम्हारी जरनीला। उसने गुस्से से नावल खींचा और बिना देखे पीछे फेंका। सीढ़ियों से छोटू कपड़ों की गठरियाँ उठाए आ रहा था। नावल उसके सर पर रहा और लगा और वह एक चीज़ के साथ गठरियों समेत पीछे गिरा। तुम्हारा नावल तो चीखता भी है। हानि हैरत से मुड़ी, सामने कोई नहीं था मगर नगीन देख चुकी थी। मेरा नावल। वो सीढ़ियों की जानिब दौड़ी। रुको तो, वो पीछे लपकी। सीढ़ियों पे तीनों गठरियाँ ऊपर नीचे पड़ी थी। मर गया या बच गया? बच गया। उसने खुशी खुशी कहीं से किताब खींच निकाली। ओह, मार देता है बाजी। छोटू कहीं अंदर कुड़ला रहा था। 12 साल काम वाला लड़का उसकी ड्रामेबाजियों से अच्छी तरह वाकिफ थी। सो नगीन ने झुककर उसकी नब्ज चेक की। जिंदा है ये। और हानि उसे हाथ से खींच कर नीचे ले आई। लाउंज के उस तरफ किचन था। खुले दरवाजे से खाला चूल्हे के पास काम करती दिखाई दे रही थी। खाला, वो बहुत खुशगवार मूड में उन्हें पुकारती हुई अंदर आई। बड़ी खुशबू आ रही है। क्या पका रही हैं? करेले। करेले? उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। हलक तक कड़वा हो गया। फिर फ्रिज पे नज़र पड़ी तो ज़रा उम्मीद बंदी। खाला, कल का कौन सा सालन रखा हुआ है? टींडे बैंगन। वो मसरूफ़ सी हांडी में चम्मच चला रही थी। अब भला टींडों में बैंगन डालकर कौन खाता था सवाए खाला के। टींडे रखे थे तो आज करेले ना बनाती, हम वही खा लेते। वो बुड़बुड़ाती हुई फ्रिज का जायज़ा लेने लगी मगर खाला के कान बहुत तेज़ थे। अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को वो कहा करते थे, जिस घर में रोज़ चूल्हा जले वही घर बसता है। सुई गैस के महकमे में तो नहीं थे आपके ससुर? क्या कहा? कुछ नहीं अम्मी, आप ये बताएं कोई स्वीट डिश रखी है? नगीन की पहली समझदारी की बात पे हानि ने हैरत से उसे देखा तो वो ज़रा सी शर्मा गई। वो जुनेला बिरयानी के साथ खीर भी लेकर गई थी ना, सरगोशी में बताया। उधर खाला शुरू हो चुकी थी। स्वीट डिश कहाँ से आती? सुबह से चीनी ख़त्म है। अल्लाह बख्शे मेरे ससुर महरूम को वो कहा करते थे, जिस घर में चीनी ना हो वो घर। और वो नगीन को हाथ से पकड़कर बाहर खींच ली। चीनी ख़त्म है ना, बस हम इससे चीनी मांगने जाते हैं। हाय अल्लाह, हम कोई मांगने वालियाँ हैं? ओहो, चीनी मांगने से क्या होता है? वो उसे ज़बरदस्ती लाउंज तक अपने साथ लाई। फिर पलट कर देखा, वहाँ एक कोने में सोफ़े के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ किताबों के ढेर लगे थे। एक चोरी किसी इंसाइक्लोपीडिया टाइप की किताब खुली खड़ी थी। वो दो हाथों ने उसे थाम रखा था। थामने वाले का चेहरा किताब के पीछे छुपा था। सनी, अगर खाला हमारा पूछे तो कहना हानि और नगीन कुत्ते वाले से तो सामने वालों से चीनी मांगने गई हैं। उसने खुली किताब को आवाज़ लगाई। किताब ज़रा नीचे हुई और पीछे छुपा ऊपर निकला। 13 साल सनी, जिसकी हैरी पॉटर वाली गोल ऐनक नाक पे फिसल रही थी। चीनी? उसने उंगली से नाक पे गिरती ऐनक पीछे की। क्या आप जानती हैं, चीनी गन्ने के रस से बनती है और इसकी कमी से दिमाग के सेल मरने लगे हैं। ओहो, वो तुरंत कर वापस पलटी। एक से एक नमूना पड़ा है खाला के घर। लाहौर से इधर आ रही थी तो सहेलियाँ कह रही थी खाला के किसी हैंडसम से बेटे से मंगनी करवाना। अब इनको क्या बताऊं कि खाला के बच्चे दो ही अच्छे और इतने अच्छे कि इतने किसी काम के नहीं रहे। खालू भी खाला के ससुर की तरह मरहूम हो चुके थे और पीछे अजीब तकौन छोड़ गए थे। उसने कुत्ते वाले की बेल बजाई, फिर एक हाथ से बाल सवारे, दूसरे हाथ ने अभी तक नगीन का हाथ दबोचा हुआ था, जो बेहद डरी सहमी घबराई से इधर उधर देख रही थी। तुम क्यों परेशान हो हानि? अगर उसने हमें डांट दिया तो हम फ़ौरन से गिरकर फोत हो जाएंगे, ठीक है? डूब मरो नगीन, बंदा ही है, कुत्ता तो नहीं के खा जाएगा। और उसी पल कुत्ते के ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आई। वो डर कर पीछे हटी। रोमियो, बी क्वाइट। कोई बरामदे के दरवाजे से निकलते हुए कुत्ते को नरमी से डांट रहा था। भौंकने की आवाज़ फ़ौरन रुक गई। वाह, कुत्ता तो बड़ा रोमांटिक रखा हुआ है जनाब ने। रोमियो, उसने बेसाख्ता सराहा। कदमों की आवाज़ करीब आई और गेट का हुक हटा। फिर दरवाज़ा अंदर को खुला। फरमाइए। वो उखड़े उखड़े तेवर लिए सामने खड़ा था। नगीन उसकी कोहनी पकड़े बिल्कुल उसके पीछे जा छुपी। अस्सलामुअलैकुम, हम सामने वाले घर में रहते हैं। फिर वो दरअसल आप शायद नए आए हैं। आप? हानि ने रुक कर सवालिया अबरू उठाई। मैं फ़रहाद हूँ। और मैं शीरी। बेसाख्ता लबों से फिसला। जी, वो शीरा बनाना है, चीनी चाहिए थी। वो हड़बड़ा कर संभली। शीरा चीनी से बनता है या गुड़ से? नगीन ने पीछे से सरगोशी की। उसने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए, ज़ोर से अपना जूता नगीन के पाँव पर रखा। जवाबन वो दबी दबी सिसकी। सॉरी, मेरे पास चीनी नहीं है। वो खुश लहजे में कहता गेट बंद करने लगा। मगर क्यों? लगते तो आप खासे वेल ऑफ है। मोहतरमा, मैं मीठा नहीं खाता, तो चाय में क्या डालते हैं? कैंडल। वो दांत पीस कर जब से बोला। सामने कोने पे स्टोर है, वहाँ से चीनी मिल जाएगी और साथ में अखलाकियात की कोई किताब भी। और खट से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर ज़ोर से कुंडी चढ़ाई। कुत्ता फिर भौंकने लगा था। वाह, खुद फरहाद है। कुत्ता रोमियो है मगर रोमांस ज़रा छू कर नहीं गुजरा। जहन्नम में जाए मेरी तरफ से। वो खिफ़त छुपाने को ज़ोर ज़ोर से बुड़बुड़ाती वापस पलटी। मैं तुम्हें बताने ही लगी थी हानि, मगर तुमने सुना नहीं।
کیا؟ نگین کی شرمندہ آواز پہ وہ چونکی۔ یہی کہ جب زرنیلا بریانی لے کر گئی تو کمیل نے بھی یہی کہا تھا۔ نگین نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے ہی ایک استری شدہ نیا ریڈی میڈ جوڑا لٹکا ہوا تھا، جدید طرح خراش کا خوبصورت جوڑا۔ ہانی نے حیرت سے پلٹ کر نگین کو دیکھا، جو چہرے کے سامنے کتاب کی آرام دہ کرسی پہ جھول رہی تھی۔ اسی وقت اس نے سستی سی لون کا پینڈو سا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ جوڑا کس کا ہے؟ میرا، بنا سر اٹھائے جواب ملا۔ کون لایا تھا؟ اسے یقین نہ تھا کہ نگین کی پسند اتنی زبردست ہو سکتی ہے۔ امی تو پہنتی کیوں نہیں ہو؟ خالہ رشیدہ نے بتایا تھا کہ اس پہ سایہ ہے۔ کیا؟ اس نے گھبرا کر الماری بند کر دی اور دونوں ہاتھ جھاڑے، پھر ایک دم ٹھٹک کر پلٹی۔ یہ خالہ رشیدہ کون ہے؟ پتہ نہیں، کتاب پہ سر جھکائے نگین نے شانے جھکائے۔ تو تمہیں کہاں ملی؟ خواب میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کا نام خالہ رشیدہ ہے اور یہ کہ ان سارے کپڑوں پہ سایہ ہے، سو ان کو میں نہ پہنا کروں، اس لیے میں نہیں پہنتی۔ بالکل بدو ہو تم، مجارحانہ انداز میں الماری کی طرف بڑھی، پھر رک گئی۔ کیا پتہ واقعی ان پہ سایہ ہو، ورنہ خالہ رشیدہ کو کیا شوق تھا نگین کے خواب میں آنے کا۔ وہ آہستہ سے الماری سے پڑے کھسک گئی۔ سنو نگین، چند لمحے بعد اس نے اسے پکارا، تمہارے پڑوسی کے پاس چلتے ہیں۔ پھر؟ اب کیا بہانہ کریں گے؟ تمہاری اس رنگیلا نے اگلا بہانہ کیا تھا؟ زرنیلا؟ نگین نے برا مان کر اسے دیکھا۔ جو بھی ہے، ابھی تو مجھے بس فرحاد کا نام یاد ہے۔ وہ چت بیڈ پر گر گئی۔ بڑا شاندار بندہ ہے، اس کے ساتھ یہ چھٹیاں بہت اچھی گزریں گی۔ سنو، وہ پرجوش سی ہو کر اٹھی، تمہیں اس کے ساتھ سیٹ نہ کروا دوں؟ توبہ کرو ہانی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ اکیلا بندہ پتہ نہیں کون ہے، اور تم؟ سرخ پڑتے چہرے کے آگے اس نے کتاب کر لی۔ اکیلا؟ ہانی نے جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ اکیلا کیوں رہتا ہے؟ لپک کر کھڑکی کی طرف آئی، پردہ ہٹایا تو سامنے اس کا ٹیرس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا اپنے شکوک صحیح ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ایک اکیلے بندے کو اتنا بڑا گھر کرائے پر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک پورشن کیوں نہیں لیا اس نے؟ وہ آنکھیں سکیرے اس کے ٹیرس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں گمان ہو رہا ہے نگین کہ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ اتنا بڑا گھر لے کر کیوں رہتا؟ اس نے اس دن ہمیں چینی بھی نہیں دی کہ کہیں ہم اس کے گھر کے اندر نہ آ جائیں، کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تم سن رہی ہو یا نہیں؟ ہاں، نگین نے گھبرا کر کتاب سے سر اٹھایا۔ تم کہہ رہی ہو کہ اس کی چینی میں گڑبڑ ہے؟ نہیں، گڑبڑ تمہارے دماغ میں ہے۔ اچھا چلو، آرسنی کے پاس ہونے کی خوشی میں جو خالہ نے کھیر بنائی ہے وہ اسے دے کر آتے ہیں۔ مگر اماں نے تو اس کے لیے بنائی ہے کہ دودھ بچا پڑا تھا، اور اسے کیا پتا کس لیے بنائی ہے۔ بس چلو۔ وہ تیزی سے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ سنگھار میں اس کے آئینے میں اس کا عکس نمایاں تھا، کھلتے ہوئے گلابی رنگ کی چوڑی دار آستینوں والا لمبا فراک اور پاجامہ پہنے، سلکی بال آنکھوں میں کاجل لگائے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر پلٹی تو نگین ادھر نہیں تھی۔ یہ کدھر گئی؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو وہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، بنا نگاہیں جھپک کے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے گھڑی دیکھی، 8 بج گئے تھے۔ اب نگین سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ کونے میں کتابوں کے ڈھیر میں سنی کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یکدم ایک خیال آیا، سنی تم کتنے اچھے ہو۔ وہ خوش دلی سے کہتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ سنی نے سر اوپر کیا، پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی سے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ سنی، مجھے لگ رہا ہے آج بارش ہوگی، ہے نا؟ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے بغور ہانی کی بے تکلف مسکراہٹ کو دیکھا۔ عموماً وہ ہر وقت بجھی رہتی تھی۔ مجھے بارشیں بہت پسند ہے، اس نے مزید بے تکلفی بڑھائی تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں، ہر سیکنڈ پورے عرض پہ جتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے، اتنا ہی پانی ہر سیکنڈ میں زمین پر سے بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوئی، سارا دوستانہ پن ہوا ہو گیا۔ سوچا تھا کہ اسے فرحاد کے گھر اپنے ساتھ لے کر جائے گی، مگر اس گھر میں کوئی نارمل نہیں تھا۔ خالہ پوچھے تو بتا دینا، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ سنی نے شانے اچکائے، پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ کچن میں آئی، فریج سے کھیر نکالی، پھر ٹرے میں چھوٹے ڈونگے میں ڈال کر سیٹ کی، اوپر پلیٹ رکھی، جالی دار کپڑے سے ڈھکا۔ ایک نظر خود کو سلیب کے چمکتے ماربل میں دیکھا، اوکے کیا اور باہر چلی گئی۔ بجلی گئی ہوئی تھی اور گیٹ کھلا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھی، سو گیٹ کیسے بجاتی؟ یا پھر متجسس فطرت غالب آ گئی۔ وہ بنا دستک دیے اندر گھس آئی تھی۔ کتنا ٹانگے پسارے سو رہا تھا، کتا ٹانگے پسارے سو رہا تھا۔ اس نے شکر کیا برآمدے سے اندر کھلنے والی کھڑکی کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے دبے پاؤں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، جب اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر ایک جاندار سا کہا، وہ فرحاد ہی تھا۔ ہانی ذرا سی دیوار کی اوٹ میں ہوگی، مجھ پہ بھروسہ رکھے، میں نے کہا نا، میں بلاسٹ چاند رات کو ہی کروں گا۔ اچھا ہے، عید والے دن لوگوں کے گھر صفے ماتم بچھی ہو تو کتنا مزہ آئے گا۔ ٹرے اس کے ہاتھوں میں لرز گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جی، جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے میں ادھر پاکستان میں ہی رہوں گا، جیسے ہی کام ہوگا میں واپس آ جاؤں گا۔ آواز خاموش ہو گئی، شاید اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ الٹے قدموں باہر کو بھاگی، گیٹ کھلا ہی رہ گیا، بند کرنے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ بس ایک خیال حواسوں پہ چھا گیا تھا، دہشت گرد۔ یقین ہو گیا تھا وہ شخص دہشت گرد تھا، تبھی وہ کہے کہ اکیلا کیوں رہ رہا ہے۔ نہ اس نے اسے آفس وغیرہ جاتے دیکھا، نہ کسی کو اس کے پاس آتے دیکھا۔
آخر بات وہی نکلی، اسے بم بلاسٹ کرنا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کے گمان سچ نکلتے تھے۔ اس نے ٹریس لیب پہ پٹکی اور حواس باختہ سی لاؤنج میں آئی۔ نگین اس طرح ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے ٹی وی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ نگین وہ دہشت گرد ہے، وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ پاکستان میں دھماکہ کرنے آیا ہے، اس نے چاند رات پہ بلاسٹ کرنا ہے۔ نگین نے حیرت سے گردن اس کی جانب موڑی۔ کون؟ وہی C5 والا، وہ کتا؟ اس کا منہ کھل گیا۔ کتا نہیں، اس کا مالک۔ کیا کہہ رہی ہو ہانی؟ نگین کی آنکھیں پھیل گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں، میں نے اپنے ان گنہگار کانوں سے سنا ہے۔ وہ غیر ملکی دہشت گرد ہے، فون پہ اپنے باس سے پلان ڈسکس کر رہا تھا۔ میں نے سن لیا، بس اب جلدی سے پولیس کو فون ملاؤ۔ اس نے تپائی پر دھرا فون سیٹ اٹھا کر گود میں رکھا۔ مگر ہانی، اگر پولیس نے تم سے ثبوت مانگا تو؟ مجھے زوروں سے اور سے نمبر ڈائل کرنے لگی تھی، ڈھیلی پڑ گئی۔ واقعی ثبوت تو اس کے پاس نہیں تھا، لیکن ہمیں اطلاع تو کرنا چاہیے۔ مگر کس بنیاد پر؟ اگر وہ واقعی ٹیررسٹ ہے تو اس کے پوسٹر پولیس میں بھی ہوں گے، اس کے سورسز پولیس میں بھی ہوں گے، اور پولیس کے پاس ہمارا نمبر آ جائے گا۔ پھر کیا کرے؟ ثبوت کیسے اکٹھے کرے؟ پھر اس نے فون پر کر دیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، ایک تو دہشت گردوں والا کوئی ڈرامہ بھی نہیں آج کل آ رہا۔ نگین نے مایوسی سے گردن جھکائی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھائی۔ ڈرامہ؟ اوہ میرا ڈرامہ، میں تو بھول ہی گئی۔ اس نے تڑپ کر ٹی وی کو دیکھا، مگر اب اسکرین پہ اشتہارات چل رہے تھے۔ اسے چھوڑو، یہ سوچو کہ اب کیا کرنا ہے، کیا کریں؟ دونوں نے چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنے سر ہاتھوں میں گرا لیے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی، پھر ایک جھٹکے سے دونوں نے سر اٹھایا۔ سنی! دونوں ایک ساتھ چیخیں۔ کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھے سنی نے فوراً کتاب چہرے کی اور آگے کر دی۔ سنی! آگے پیچھے جست لگا کر دونوں اس کے اطراف میں آ بیٹھی۔ وہ کارپیٹ پہ بیٹھے صوفے کے کنارے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کتاب ہنوز چہرے کے سامنے تھی۔ ان کے پکارنے پہ کتاب ہٹائی۔ جی، تم کتنے اچھے ہو سنی، کام بتائے۔ تم اگر تمہارے پاس کسی مجرم کو گرفتار کروانے کے لیے ثبوت نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ اس نے پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ سنی، اچھے بھائی نہیں ہو؟ دیکھو، اگر وہ مجرم کسی کی جان کے در پہ ہو تو پھر بھی تم کچھ نہیں کرو گے؟ سنی نے کتاب بند کر کے میز پہ رکھی، پھر انگلی تھوڑی پہ رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ ہاں، تب میں اسے گرفتار کرواؤں گا، مگر کیسے؟ یاد رکھو، تمہارے پاس اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے۔ میں اس کی جاسوسی کر کے ثبوت اکٹھے کروں گا۔ ہانی اور نگین نے ایک لمحے کو ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سنی کو۔ اور یہ جاسوسی کیا ہوتی ہے؟ جاسوسی؟ اس نے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ کیا آپ جانتی ہیں، جاسوسی اعصاب کا کھیل ہے، یہ صرف مضبوط اعصاب سے ہی کھیلا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے طارق اسماعیل ساگر کی کتب ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی کتاب پڑھ کر جاسوس نہیں بن سکتا سنی، ہمیں ایک ٹیچر چاہیے۔ سنی نے مسکرا کر پھر اینک پیچھے کی۔ مجھ سے اچھا ٹیچر آپ کو نہیں مل سکتا۔ اب وہ ڈھیر میں ہاتھ ڈالے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔ جاسوسی کا پہلا سٹیپ، ٹارگٹ کی روٹین کا جائزہ۔ سنی کاؤچ پہ بیٹھا، پاؤں میز پر رکھے کتاب سے پڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ دونوں کھڑکی کے سامنے جڑی بیٹھی تھی۔ سنی نے کہیں سے ایک دوربین نکال کر ان کو دے دی تھی، اور اب اسے آنکھوں سے لگائے ہانی ٹارگٹ کی ہر حرکت بتا رہی تھی، جو کہ ساتھ بیٹھی نگین تیزی سے نوٹ بک پہ لکھے جا رہی تھی۔ لکھو۔ صبح 7 بجے وہ کتے کو لے کر واک پہ نکلا، 8 بجے واپس آیا، پھر اس نے لان میں بیٹھ کر چائے پی۔ اس کا کتا چائے بھی پیتا ہے؟ نگین نے بے یقینی سے سر ہلایا، سر اٹھایا۔ جواباً ہانی نے زور سے اسے کوہنی مار دی۔ لکھو۔ ٹارگٹ نے چائے پی، اب وہ اخبار پڑھ رہا ہے۔ نگین تیزی سے لکھ رہی تھی۔ اب وہ کسی کو فون ملا رہا ہے، اب تو اس دوربین سے آواز کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی لکھوں؟ نگین نے رک کر پوچھا۔ ہانی نے اسے مارنے کے لیے کشن اٹھایا، وہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھے نیچے ہوئی۔ پہلے 3 دنوں میں انہوں نے اس کی روٹین کو اچھی طرح سے سمجھا۔ وہ صبح واک کے لیے گھر سے نکلتا، یا پھر رات کو 7-8 بجے کے قریب۔ پھر رمضان شروع ہو گئے، مگر اس کی روٹین برقرار رہی۔ اب بھی وہ رات 8 بجے خوب تیار ہو کر گاڑی پہ نکل جاتا، پھر رات 11 کے قریب ٹیرس پہ موبائل کان سے لگائے ہنس کر باتیں کرتا دکھائی دیتا۔ 11:30 بجے تک وہ سونے چلا جاتا، اور وہ دوربین رکھ دیتی۔ جاسوسی کا دوسرا سٹیپ، ٹارگٹ کے جاننے والوں سے اس کی معلومات اکٹھی کرنا۔ سنی کے پڑھائی گے اسباق ان کے ذہنوں میں مسلسل گھوم رہے تھے۔ وہ جمعیاں روکتی بیزار سی کالونی کے سرے پہ بینچ پہ بیٹھی۔ نگین قلم اور نوٹ بک تھامے مستعدی سے کھڑی تھی۔ کب آئے گا آخر اس کا اخبار والا؟ ہانی نے کوف سے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ اسے گھڑی باندھنے کی عادت قطعی نہیں تھی، مگر جیمز بانڈ کو فلموں میں اور پوٹر اور ہومز کو کتابوں میں گھڑی پہنے ہمیشہ دیکھا تھا، اور فی الحال وہ خود کو ان سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ اخبار والا آئے گا تو ہم کیا کریں گے ہانی؟ بدھو یاد نہیں ہے سنی نے کیا کہا تھا؟ پہلے اس کی تعریف کر کے اسے متاثر کریں گے، پھر اس سے ٹارگٹ کے متعلق پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ وہ آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے نگین کا ہاتھ دبایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اخبار والا سائیکل دراتا سامنے سے آ رہا تھا۔ فرحاد کے گھر کے باہر اس نے سائیکل روکی، رول کیا ہوا اخبار اندر اچھالا، اور پھر اسی مگر انداز میں سائیکل آگے بڑھوا دی۔ وہ دونوں چل کر اس کے سامنے آ گئی۔ اخبار والے نے سائیکل آہستہ کر دی۔ بات سننا بھائی۔ جی۔ اس نے سائیکل ان کے قریب روکی۔
अस्सलामुअलैकुम। हानि ने तमीज़ से सलाम किया। तभी नगीन ने कोहनी मारी। उसने पलट कर नगीन को देखा। क्या है, तारीफ़ करो ना इसकी। वो पुरजोश सी सरगोशी की। अब इस जुकुटा जिनकी मैं क्या तारीफ़ करूँ। उसने नगीन को घूरा, फिर चेहरा अखबार वाले की जानिब मुड़ा। भाई आपके पास डेली टाइम्स होगा। नगीन ने हैरत से उसे देखा। एक आखिरी था, वो अभी C5 में फेंक दिया। आपके पास और नहीं होगा। हानि, नगीन ने परेशानी से उलझ कर उसका बाजू थामना चाहा, मगर उसने उसे करके रोका। नहीं और नहीं है। नफ़ी में सर हिलाते अखबार वाले ने अखबारों के बंडल में हाथ मारा। ओहो, मुझे तो बहुत ज़रूरी चाहिए था। मेरा BA का रिज़ल्ट आउट हुआ है कल। आप मुझे C5 वाले से अखबार सिर्फ 2 मिनट के लिए ला देंगे। नगीन हवन्नों की तरह उसे देख रही थी। मगर बीबी, प्लीज़ भाई ला दे। देखें, मैं इतनी देर से आपको यही कहने के लिए खड़ी थी इधर। अब नगीन से जब्त ना हो सका। नहीं नहीं हानि, तुम तो ये कहने नहीं आई थी। तुम भूल गई हो, तुम्हारा BA तो पिछले साल क्लियर हो गया था। हम तो इसलिए यहाँ खड़े थे क्योंकि हमने अखबार वाले से इस बंदे के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना थी। उसने बौखलाकर नगीन के मुँह पर हाथ रखा, मगर अखबार वाला मशकूक निगाहों से उन्हें घूर रहा था। किसकी जासूसी कर रही हैं आप बीबी? जासूसी? नगीन की आंखें हैरत से उबल पड़ी। उसे कैसे पता चला? कुछ नहीं, तुम जाओ। और वो कहने के साथ ही नगीन का हाथ खींचती वापस ले आई। जासूसी का तीसरा स्टेप, टारगेट के ना जानने वालों से उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना। सनी कमरे में टहलता, किताबें पर निगाहें जमाए हाथ हिला हिला कर कह रहा था, अब ये ना जानने वाले कौन होते हैं? C4 के गेट के सामने खड़े हुए हानि ने झुल्लाकर पूछा। जवाबन नगीन ने फ़ौरन नोटबुक के सफ़े पलटे। हाँ सुनो, सनी ने कहा था, ये वो लोग होते हैं जिनको आप जानते हो और जो टारगेट को भी जानते हो, मगर टारगेट इनको ना जानता हो। देखते हैं। हानि ने गहरी सांस लेते हुए बेल पे हाथ रखा। ये C4 था, फरहाद के हमसायों का घर। चंद ही लम्हे बाद गेट खुला। एक खातून ने सर बाहर निकाला, सर से पैर तक उनको देखा, नाक चढ़ाई। क्या है? अंदाज रूखा था। हम सामने वाले घर से आए हैं, कुछ काम था आपसे। हानि ने मुस्कुराकर खुशदिली से तारीफ करवाया। बोलो। वो आंटी, बात यह है कि वैसे अदब में आंटी कह रही हूँ, वरना कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप माशाल्लाह इतनी यंग है। वाकई हानि, आंटी तो ना कहो, छोटी नानी जितनी तो होंगी। नगीन ने आहिस्ते से कहा, मगर आंटी के तासुरात बिगड़े। जी बिल्कुल, हमारी छोटी नानी 20 ईयर्स की हैं। नानाबा की दूसरी वाइफ है ना, सो इसलिए नानी कहते हैं, वरना माशाल्लाह आपकी तरह ही यंग और स्मार्ट है। उसने नगीन को घूर कर मुस्कुराते हुए बात संभाली। आंटी के तासुरात ज़रा नरम पड़े। ज़रा तफाखर से उन्होंने निशाने उचकाए। जाहिर है असली उम्र जाहिर हो ही जाती है। खैर बताओ, क्या काम था? वो आंटी, बल्कि बाजी कहना मुनासिब होगा, अब कि वो सनी की नसीहतों पर पूरी तरह अमल कर रही थी। बात यह है कि हर तरफ लॉन की सेल लगी हुई है। रमज़ान भी शुरू हो चुका है। अब मेरी कज़न तो ज़रा फूहर है और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं, मगर इतने दिन से मैं आपको देख रही हूँ। आपके कपड़ों के कलर्स और प्रिंट्स इतने ज़बरदस्त होते हैं कि मुतासिर हुए बना नहीं रह सकी। नगीन का मुंह आधा खुल गया। अब आप खुद ही देख लें बाजी कि मेरा और मेरी कज़न का जोड़ा कितना आम और फीका सा है। दूसरी तरफ आपका ये जोड़ा 3000 से कम का नहीं लग रहा। नगीन के माथे पे तेवरियाँ पड़ रही थी, मगर वो उसे नहीं देख रही थी। तो बाजी, मैं आपसे ये कहने आई थी कि अगर ड्रेस सिलेक्शन में आप मेरी मदद करें और मेरे साथ शॉपिंग पे चले। कौन सी शॉपिंग? कहाँ की शॉपिंग? नगीन कमर पे हाथ रखे चिल्लाई। तुमने मुझे कहा था कि C4 की बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम की झूठी तारीफें करेंगे तो खुश होकर साथ वाले के बारे में हमें सारी मालूमात दे देगी, मगर तुमने अकेले के लिए शॉपिंग भी प्लान कर ली और मुझे बताया तक नहीं। नगीन, उसने बौखलाकर आंटी को देखा जो अब कहर बरसाती नज़रों से उसे देख रही थी। मैंने शॉपिंग का तुम्हें बताया तो था। तुम वाकई मेरे बगैर शॉपिंग चली जाती क्योंकि मैं फोहर हूँ। वो रोहानसी हो रही थी। ठहरो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या हो। आज तुम मेरे हाथ होने से नहीं बचोगी। वो जराहाना अंदाज में आगे बढ़ी और नगीन ढड़ कर घर की तरफ भागी। जासूसी का चौथा स्टेप, टारगेट के बारे में डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना। इफ्तारी के बाद वो तीनों नगीन के कमरे में मौजूद थे। सनी हाथ में चिप्स का खुला पैकेट पकड़े चिप्स निकाल कर खा रहा था। गोद में बड़ी सी किताब खुली रखी थी। नगीन साथ बैठी अपने दुपट्टे के पल्लू से चश्मा साफ कर रही थी, जबकि दूरबीन लगाए खिड़की से बाहर देख रही थी। सनी की बात में मायूसी से उसने दूरबीन रखी। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी करें? मेरे बाप दादा का कभी नादरा से ताल्लुक़ नहीं रहा। तौबा, इनका क्यों किसी नादरा वादरा से ताल्लुक़ होता? नगीन बुरा मान गई। तुम तो चुप ही रहो। वो सुबह से उस पर जली भुनी बैठी थी। हर दफ़ा नगीन कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर देती थी। मैं तो ये बताने लगी थी कि उज़मा ने मकार डाकू के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, मगर ठीक है, नहीं बोलती। कौन उज़मा और क्या किया उसने? वो अलर्ट हुई। धुआं ड्रामे वाली उज़मा, जब अजहर ने उससे मुस्कार की बीवी को फ़ोन करने को कहा था और फिर उन्होंने बासानी मुस्कार को ट्रेस कर लिया। अरे हाँ, याद आया, फ़ोन लाओ। मगर नंबर आ जाएगा। अरे मेरी सिम से करो, इससे कुछ नहीं होगा। उसने झट अपना मोबाइल तकिए से उठाया और नंबर डायल किया। रिकॉर्ड भी करो ना। करती हूँ। उसने रिकॉर्डिंग ऑन करके फ़ोन कान से लगाया। घंटी जा रही थी। नगीन और सनी आगे होकर उसको देख रहे थे। हेलो। छठी घंटी पर फ़ोन उठाया गया।
अस्सलाम वालेकुम, मैं सर्फ बनाने वाली कंपनी से बात कर रही हूँ। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अवाम का फीडबैक जानना चाह रहे हैं। आप बताइए, आपने हमारे सर्फ को कैसा पाया? मैं धोबी नहीं हूँ, कपड़े लॉन्ड्री से धुलवाता हूँ, वो बेजारी से बोला। तो आप हमें उस लॉन्ड्री का नाम ही बता दें। दूसरी तरफ से खट से फ़ोन रख दिया गया। पता नहीं किस चीज़ का फरहाद है ये, वो फ़ोन को घूर कर रह गई। खैर, इसकी आवाज़ हमारे पास आ गई है, अब आगे क्या करना है? क्या करना है? सनी के पैकेट से चिप्स निकालती नंगीन ने गायब दमाही से दोहराया। भाई, उस्मा ने आगे क्या किया था? वो अजहर ने रिकॉर्डिंग एसएचओ को सुनवाई थी और एसएचओ मुस्कार की बीवी की आवाज़ पहचान गया था। मगर हमारी कहानी में ना अजहर है ना एसएचओ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। काश तुम भी कभी सोचने लगो नगीन। उसने बेजारी से फ़ोन वापस फेंका। इतना वक्त बर्बाद कर दिया और हासिल कुछ भी नहीं। वैसे इसके मालिक मकान के पास इसके डॉक्यूमेंट्स तो होंगे। चंद लम्हों बाद वो सोच कर बोली, लेकिन मालिक मकान का नंबर तो हमारे पास नहीं, मगर इस शीरी के मियाँ के पास तो होगा ना। मेरे पास एक आइडिया है। छोटू, छोटू, वो ऊंचा ऊंचा छोटू को पुकारती अपना मोबाइल तलाश करने लगी। दूरबीन आंखों से लगाए वो मोबाइल कान पे रखे बैठी थी। नगीन ने अपना कान उसके कान के साथ लगे मोबाइल से जोड़ रखा था। अब छोटू उसके सामने खड़ा है। दूरबीन से देखती मध्यम आवाज़ में कह रही थी। सामने वाले लॉन में वो कुर्सी पे टांग रखे बैठा था। छोटू उसके सामने थर थर कांपता रहा था। क्या बात है? कौन हो तुम? हानि के कान से लगे मोबाइल से फरहाद की आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। उसकी कॉल नगीन के मोबाइल से मिली हुई थी, जो छोटू की जेब में छुपा था। वो जी, मुझे मेरे साहब ने भेजा है। हम आपसे पहले इस घर में रहते थे। हमारा कुछ सामान इधर रह गया था, जिसके लिए हमें मालिक मकान से रब्ता करना है। साहब से उनका नंबर खो गया है, अगर आपके पास है तो दे दें। छोटू ने रटे तो की तरह हानि का याद करवाया बयान दोहराया। हानि ने फातिहाना मुस्कुराहट से नगीन को देखा और फिर सामने नजर आते मंजर को। अच्छा, फरहाद ने आंखें सिकोर को छोटू को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारा नाम क्या है? नाम? छोटू के रहे से ओसान जाने लगे। नाम का बताना तो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। क्यों, तुम्हें अपना नाम नहीं पता? वो जी, बाजी ने कहा था कि कुत्ते वाला जो भी फजूल सवाल पूछे जवाब नहीं देना। हानि ने बेख्तियार सर पे हाथ मारा। फरहाद के लबों को एक जानदार मुस्कुराहट छू गई। तुम्हारी बाजी ने और क्या कहा था? वो जी, छोटू ज़रा शर्मा गया। उन्होंने कहा था अगर मैं ये काम कर दूँ तो जिस कुड़ी से चाहूँगा वो उससे मेरा ब्याह करा देंगी। तुम्हारी बाजी ने कोई मैरिज ब्यूरो तो नहीं खोला हुआ? ना जी, वो क्यों? गैरेज खोलेंगी। बहुत पढ़ी लिखी हैं वो, लाहौर से आई हैं। चुगत जलील, अब नाम ही ना बता दे। वो दूरबीन आंखों से लगाए गुस्से में खोल रही थी। तो जाकर अपनी पढ़ी लिखी बाजी से कहो कि कुत्ते वाला पोष रहा है। मेरे शिफ्ट होने से हफ्ता पहले तो इस घर की तामीर मुकम्मल हुई है। इससे पहले तो यहाँ खाली प्लाट था, अब क्या इसमें झुग्गी डाल कर रहती थी? जी जी जी। उसके सख्त होते तेवरों पे छोटू उल्टे कदमों वापस भागा। रोमियो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। गिरता पड़ता छोटू बाहर आया। आए ज़रा इससे, मैं ब्याह करती हूँ इसका। हान ने दूरबीन एक तरफ रखी और आस्ती ने मोड़ ली। अब उसका सारा गुस्सा छोटू पे निकलना था। जासूसी का 5वां स्टेप। वो दोनों उदासी से खिड़की से लगी नीचे फरहाद के गेट को देख रही थी, जहाँ वो वॉक के लिए निकल रहा था, जब सनी पीछे से आकर बोला, क्या? इन दोनों ने पलट कर देखा। टारगेट का ताकुब, टारगेट जहाँ भी जाए उसका पीछा किया जाए। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अगले ही पल बाहर को भागी। मगर कुछ कहता सनी हड़बड़ा कर साइड पे हुआ। वो दोनों दौड़कर बाहर निकली और अब तेज़ी से आगे पीछे सीढ़ियाँ उतर रही थी। मगर फासले से आपा। सनी ने तासुब से बात मुकम्मल की, लेकिन वो उजलत में सुने बगैर ही जा चुकी थी। फरहाद भी अपने गेट से चंद कदम आगे ही बढ़ा था। हाथ में कुत्ते की जंजीर थी, जो कि दुम हिलाता मज़े से उसके पीछे जा रहा था। हानि गेट पे एक लम्हे को रुकी, फिर दुपट्टा सर पे लेकर खास आगे तक कर लिया। नगीन ने फ़ौरन तकलीद की। वो दोनों अब सर झुकाए तेज़ तेज़ कदमों से उसके बिल्कुल पीछे चलने लगी थी। वो जंजीर पकड़े अपने खूबसूरत बरतानवी लबो लहजे में अंग्रेज़ी में कुत्ते से बातें करता उनसे चंद कदम ही आगे था। थोड़ी दूर जाकर वो एकदम रुका। उन दोनों को भी ब्रेक लगे। लम्हे भर को वो ठहर कर पीछे मुड़ा। वो भी हड़बड़ा कर पीछे को पलटी। चंद सानिए वो इन दोनों लड़कियों की पुष्ट को देखता रहा, फिर सर झटक कर वापस पलटा। वो फिर से दुपट्टों के घूंघट निकाले उसके पीछे हो ली। चंद कदम आगे फरहाद एकदम रुका और कुत्ते की जंजीर खींचता एक तरफ खड़ा हो गया। वो जो उसके पीछे नाक की सीध में चली आ रही थी वो खिला गई, मगर इसके सिवा कोई चारा ना था कि अब चलती ही रहती। सो सर झुकाए आगे बढ़ गई। वो वहीं सड़क के किनारे खड़ा रह गया। रुक क्यों गया है? पता नहीं, ज़रा देखो तो क्या कर रहा है। नगीन ने गर्दन ज़रा सी मोड़ कर देखा, फिर मुंह बनाते हुए वापस सामने को हुई। दोनों कुत्ते खड़े हम पे हंस रहे हैं, फिर अब क्या करें? चलते ही रहे। नगीन ने शाने उचकाए। हानि झुंझला कर तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। तुम्हारे स्टेप बस हो गए हैं। कोई काम की बात बताई है तुमने अभी तक? मरीन जान से काउच पे गिरी सनी पे बरस रही थी, जो इत्मीनान से किताब चेहरे के सामने किया बैठा था। एक तो सुबह की गर्मी, ऊपर से रोज़े में वॉक। अब भी सादे अंग्रेज़ का तो पता नहीं रोज़ा था या नहीं कि रोज़ ही वॉक पे निकल खड़ा होता था। मगर वो तो बेहाल हो रही थी। आपा, मैंने कहा भी था फासले से ताकुब कीजिए का।
ख्वाब में कहा होगा, हमने तो नहीं सुना। और क्या फ़ायदा हुआ ताक़ुब करने का? कौन सी मालूमात मिली? क्या आप जानती हैं कि ताक़ुब के दौरान टारगेट जिससे भी मिले या जो गुफ्तगू करे उस शख्स से भी मालूमात मिल सकती है? आहो, मगर वो बात कर रहा था अपने प्यारे कुत्ते से। अब क्या मैं कुत्ते से उसकी ज़ुबान में भौ भौ शुरू कर देती? बेशक कुत्ते से गुफ्तगू में भी क्लू मिल सकता था। सनी बात मानने को तैयार न था। जाने भी दो, वो बोल रहा था अंग्रेज़ों वाली फूफ हाँ अंग्रेज़ी, जबकि मुझे तो अंग्रेज़ी फिल्मों की अंग्रेज़ी भी पढ़े बगैर समझ में नहीं आती। उसकी खाक आना थी। वो तेज़ पंखे तले बेहाल सी लेटी कराहे जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि उस गुन्ने मिसने को शक न हो। वो कॉलोनी के पूरे 3 चक्कर काट कर आई थी। मगर हानी, शाम को भी तो वो कहीं जाता है, तब भी उसका पीछा किया जा सकता है। मैं नहीं कर रही को पीछा, मुझे वॉक माफ़ रखो। उसने हाथ जोड़ दिए। नगीन घुटनों पर सर रखे कुछ सोचने लगी। ये अलग बात थी कि अफ्तारी के बाद ज़रा मैदे को करार आया तो वो सारे दावे भूल भाल कर फिर से उसके ताक़ुब के लिए तैयार हो गई। कार उन्होंने कॉलोनी के सिरे पर रोकी हुई थी। वो जानती थी कि फरहाद यहीं से गुजर कर निकलेगा, और वाकई चंद ही मिनट बाद उसकी गाड़ी जन से उनके बराबर से गुजरी। चलो, उसने फ़ौरन एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। आज वो बहुत एहतियात से उसका पीछा कर रही थी, मगर नगीन बहुत डरी हुई थी। हानी, अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो? डराओ मत। उसे खुद भी डर लग रहा था। कहाँ वो पूरा एक आदि मुजरम, और कहाँ वो सिर्फ 2 तन्हा मासूम जवान लड़कियाँ। हाय अल्लाह, उसे खुद पे तरस आने लगा। मगर मुल्क कौम के लिए? हाँ नगीन, मुल्क कौम के लिए हमें ये करना होगा। उसने जोश से स्टीयरिंग व्हील पे हाथ मारा। ये बाजी इश्क की बाजी है। ये बाजी तुम्हें इससे इश्क हो गया है? नगीन को शौक लगा। अरे उससे नहीं, मुल्क कौम से। उसने झुंझलाकर मोड़ कटा। फरहाद की गाड़ी सामने ही थी। अरे ये हस्पताल क्यों आए हैं? हस्पताल की पार्किंग में उसे गाड़ी बढ़ाते देखकर वो दोनों हैरान हुई थी। क्या पता इसका वो बॉस बीमार हो, यकीनन किसी गरीब की बद्दुआ लगी होगी। अब वो गाड़ी से निकलकर उसके पीछे आई थी। रिसेप्शन के करीब फरहाद जेब से मोबाइल निकालते हुए रुका और चमकती स्क्रीन को देखा। फिर चंद बटन दबाए, शायद किसी मैसेज का जवाब दे रहा था। मौका अच्छा था, वो इससे पहले ही अंदर आ गई। अगर अपने बॉस से मिलने आया है तो रिसेप्शन से पता करने ज़रूर आएगा। आओ। हानी उसका हाथ था, मैं फ्रंट डेस्क पे ले आई। अब वो रिसेप्शन डेस्क पे कोहनी रखे फरहाद की सिमत पुश किए मुंतज़िर थी कि कब वो आए। नगीन सामने सतून की ओर से नोटबुक और पेन लिए तैयार करी थी। शीशे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आता दिखाई दिया। बेहद पूरे तमाद और मगरूर अंदाज में चलता वो सीधा रिसेप्शन डेस्क की तरफ आया, जहाँ हानी ने उसे आते देखकर पूरी तरह उसकी तरफ पुश कर ली थी। एक तो कमबख्त बला का हैंडसम था, ऊपर से था भी दुश्मन। एक्सक्यूज़ मी सिस्टर। करीब आकर उसने अपने खूबसूरत लहबो लहजे में पुकारा। एक इतना डैशिंग बंदा और आपको सिस्टर कह कर बुलाए तो आपका दिल अपना नहीं तो उसका सर दीवार से दे मारने को ज़रूर चाहेगा। जी सर, रिसेप्शनिस्ट ने खुश दिली से जवाब दिया। शुक्र है इसको सिस्टर कहा था। वो बेहतियार उसकी मशकूर हुई। डॉक्टर नुमान कहाँ होंगे? वो उसके बिल्कुल साथ खड़ा पूछ रहा था। कीमती मशहूर कुन परफ्यूम की महक उसके होश उड़ाई जा रही थी। वो रहे डॉक्टर नुमान। वो शुक्रिया कहकर कॉरिडोर की तरफ मुड़ गया। नगीन सतून के पीछे से निकली और वो डेस्क से हटी। दोनों साथ मिली और फिर एक साथ ही उसके पीछे चल पड़ी। दफातन वो रुका, आहट महसूस करके पलटा। वो भी बुखलाकर वापस मुड़ी। उसने आंखें सुकेर कर चंद लम्हे उनको देखा, फिर सर झटक कर आगे भर गया। तभी सामने सफ़ेद ओवरऑल बाजू पर डाले एक डॉक्टर आता नजर आया। फरहाद को देखकर उसके लबों पे एक जानदार मुस्कुराहट उभरी। अरे ये ईद का चांद हुए फरहाद हसन, कब तुलू हुए? डॉक्टर नुमान ने गर्मजोशी से गले से लगाया। पहली काम की बात पता चली, इसका पूरा नाम फरहाद हसन है। नगीन हानी के साथ उन दोनों की तरफ पुष्ट किए खड़ी जल्दी जल्दी नोटबुक में कलम घसीटने लगी। बको मत, और सॉरी यार मैं पहले नहीं आ सका। अंकल की तबीयत अब कैसी है? लिखो। टारगेट ने बॉस के लिए अंकल का कोड वर्ड रखा हुआ है। उसने नगीन के कान में सरगोशी की। अब बेहतर है, आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। और तुम सुनाओ, तुम्हारी प्रिंसेस कैसी है? अभी तुम्हारी कैद में आई है नहीं? कैद? वो चौंकी। नगीन के कान भी खड़े हुए। कैद में तो सब बस समझो वो आ ही गई है। वो मबहम सा मुस्कुराया। हानि का रवा रवा कांप उठा। सोच लो कहीं उस ज़बरदस्ती पे जंजीरें तरवा कर भाग ना जाए। तो इसने किसी लड़की को जंजीरों से कैद कर रखा है? वो शदीद सदमे में गिरी। इनकी बातें सुन रही थी। हमारी जंजीरें बड़ी मजबूत है, नहीं भागेगी, बेफिक्र हो। वो दोनों अब बातें करते दूर जा रहे थे। हानि ने फटी फटी आंखों से पलट कर इन दोनों को देखा और फिर नगीन को। ये लड़कियां भी अगवा करता है? और हम भी लड़कियां हैं। मुझे डर लग रहा है, अगर इसने हमें देख लिया तो। भागो। वो नगीन का हाथ खींच कर धड़कते दिल के साथ उसे बाहर लाई। बस कुछ दिन के ताक़ुब की बात है, फिर इसे गिरफ्तार करवा ही लेंगे। हानि जोश से कहती नगीन के हमरा घर में दाखिल हुई। कल कैदी लड़की का सुनकर आज उन्होंने फरहाद का वॉक पे पूरा पीछा किया था। गो की कामयाबी तो नसीब ना हुई, मगर उनका जोश दीद नहीं था। मेरा गुमान है कि ये आजकल में इस जगह ज़रूर जाएगा जहाँ इसने इस मासूम लड़की को छुपा रखा है। और तब हम सामने कड़े तेवर लिए बैठी खाला को देखकर हानि की ज़ुबान को ब्रेक लगी। खाला? वो मुश्किल मुस्कुराई। कहाँ से आई हो? लाहौर से। अब भूल गई प्यारी खाला। उसने मुस्कुरा कर आंखें झपकी, मगर खाला के तेवर अच्छे न थे। अल्लाह बख्शे
मेरे ससुर मरहूम को वो कहते थे लड़कियों को वो सोने का निवाला खिलाओ, मगर देखो उकाब की नज़र से। इनके दौर में शेर नापैद थे क्या? उसे मुहावरे की टांग तोड़ने पे सख्त गुस्सा आया। बगमत वो फरमाते थे लड़की अगर यूं लूड़ लूड़ फिरें तो मानो कोई गड़बड़ ज़रूर है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा गए हैं, और नहीं तो क्या। वो ताइदी अंदाज में सर हिलाती उनके साथ बैठने लगी। खबरदार जो मुझे मक्खन लगाया वहीं सामने हो जाओ। खाला वो रूहांसी हो गई। फिर नगीन ने हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा कि दुम कटी लूमड़ी अकेली क्यों हो? अब मेरी बात का कान खोल कर सुनो। सुबह मेरे पास फरहाद आया था। कौन फरहाद? उसने मासूमियत से नगीन को देखा। हाँ हाँ, अब तुम्हारी याददाश्त जवाब दे गई है ना? खाला तंजिया बोली। वो कह रहा था इस कॉलोनी की लड़कियां इखलाक तहसीब से बिल्कुल आ रही हैं। ठीक कह रहा था। वाकई इस कॉलोनी की लड़कियां बड़ी बद तहजीब हैं। बजा फरमाया आपने। आगे सुनिए। वो ये भी बता रहा था कि इस कॉलोनी की 2 लड़कियां रोज़ उसका पीछा करती हैं। हाँ तो होंगी कोई 2 फजूल सी लड़कियां, हमें क्या। हमें ये है हानी बेटा कि हैरत अंगेज़ तौर पे ये उन 2 लड़कियों का हुलिया भी तुम दोनों से बहुत मिलता है। देखा, मैं तो पहले ही कहती थी आपकी कॉलोनी की लड़कियां मेरे सारे स्टाइल और फैशन कॉपी करती हैं। वो उनके तंज पर इतरा कर गर्दनें कड़ाए हुए मुस्कुरा दी। जी बेटा, मगर इत्तेफाक से उनके नाम भी हानी और नगीन हैं। वाह, कितने इत्तेफाक होते हैं ना दुनिया में। बको मत। खाला को जलाला ही गया, और जब उनको जलालाता था तो सुनने में आया था कब्र में उनके ससुर मरहूम की रूह भी काम जाती थी। तुम दोनों क्या हरकतें करती फिर रही हो? जब जी चाहा मुंह उठाकर पराए बंदे के पीछे चल दी। मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत है? अगर बात फैल गई तो जानती हो कितनी बदनामी होगी। कितनी। बेख्तियार लबों से फिसला, फिर गड़बड़ाकर जुबान रोकी। कान खोलकर सुन लो, अगर आइंदा मुझे तुम दोनों की तरफ से कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से में कहकर किचन की तरफ चली गई। नगीन मुंह लटकाए सोफे पे गिर गई, जबकि वो वहीं टहलने लगी। इस डाकू चोर दहशतगर्द की इतनी हिम्मत कि हमारी शिकायत लगाए। अब तो इसको अंदर करना ही पड़ेगा। वो इधर उधर चक्कर लगाती बोली जा रही थी। मगर अब अम्मा से नज़र बचाकर हम इसका पीछा करने नहीं जा सकते हैं। वो टहलते टहलते रुकी। उसकी आंखें किसी ख्याल से चमक उठी। मेरे पास एक आइडिया है। वो पुरजोश थी उसके करीब आई। रेस्टोरेंट के ख्वाबनाक माहौल में लजीज खानों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू फैल रही थी। पीछे धीमा धीमा सा ऑर्केस्ट्रा, चमचोर ग्लासों के टकराने की आवाज़ और एसी की खनकी वो मध्यम रोशनी में डूबी कोने वाली मेज़ पे मौजूद थी। आज फरहाद किताब को उनको इस रेस्टोरेंट में ले आया था। अब हम हुलिया बदल कर जाएंगे ताकि वो हमें पहचान न सके। नगीन उसके आइडिया पे हैरान रह गई थी, मगर डार्क मेकअप, बड़े स्याह गिलासीज और मुख्तलिफ हेयर स्टाइल में अपने बदला बदला स्वरूप उसने नगीन को दिखाया तो वो ज़्यादा मुतासिर नहीं हुई। तुम पहचानी जा रही हो आनी, तभी अच्छी लग रही हूँ। मगर कोई बात नहीं, वो कौन सा हमें बहुत देखता है। उसने अपने बाल मस्कारा डाई से रेड डाई कर लिए थे। अब वो उस पर नज़र रखे इधर बैठी थी। वो सामने वाली एक टेबल पे बैठा मोबाइल के बटन काफ़ी देर से दबाया जा रहा था। इस वक्त रश कम था। तभी वेटर उसका ऑर्डर ले आया। पीना कोला के लबालब भरे 2 गिलास। 2 गिलास? हानि के गहरे गिलासेस के पार से देखा। उसका मतलब है ये किसी से मिलने आया है, या फिर शायद इस लड़की के तावान की रकम वसूल करने। नगीन नोटबुक में सट घुसाए कलम चलाई जा रही थी। वेटर ने फरहाद के सामने मेज़ पर 2 गिलास सेट किए। वो अभी तक मोबाइल में मसरूफ़ था। बस सर के खम से इशारा शुक्रिया अदा किया। स्याह डिनर जैकेट और सफ़ेद शर्ट में वो बहुत शानदार लग रहा था। हानि 8 बज गए। दफातन नगीन ने परेशानी से सर उठाया। हानि ने कलाई पे बंदी घड़ी देखी। 8 बज गए हैं? नहीं नहीं बजे, अभी आधा घंटा है। उसने इत्मीनान से नगीन को तसल्ली दी। वो जानती सी सच बताने की सूरत में नगीन बदहवासी होकर बाहर भागेगी। दफातन वो चौंकी। एक सूटेड बूटेड ढेर उम्र शख्स फरहाद की टेबल की तरफ बढ़ रहा था। ये कौन हो सकता है? आहट पे फरहाद ने सर उठाया, फिर मुस्कुराता हुआ उठा। यकीनन इस मगविया लड़की का वारिस है। शक्ल तो देखो कितनी मस्कीने वाले है बेचारी की। अब फरहाद गर्मजोशी से उससे मुसाफा करते हुए कुछ कह रहा था। शायद बैठने बेइसरार, मगर उस शख्स ने नफ़ी में सर हिलाते कोट की जेब से एक पैकेट निकाला। हानि के सारे हवास बेदार हुए। वो बेख्तियार गर्दन ऊंची करके देखने लगी। अब वो शख्स फूला हुआ लिफाफा फरहाद को थमाकर कुछ कह रहा था। फासला ज़्यादा होने के बायस वो उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकती थी। फिर वो शख्स चला गया और फरहाद ने लिफाफे को एहतियात से अपनी कोट की अंदरूनी जेब में डाला। तभी उसकी निगाह इन दोनों पर पड़ी। सर झुकाए नोटबुक पर लिखती नगीन और गर्दन ऊंची करके उसको देखती हानि, जिसने उसके मतवजा होने पे गड़बड़ा कर रुख फेरा था। फरहाद के माथे पे नागवारी भरी शिकन उभरी। लब भेज कर उठा और लंबे लंबे डग भरता उनकी टेबल तक आया। अब भागना बेसूद था। वो जानकर दूसरी तरफ देखने लगी। आप दोनों इधर क्या कर रही हैं? ऐन उनके सर पर पहुँच कर वो दुरुस्ती से बोला। नगीन के हाथ से कलम फिसला। गड़बड़ा कर उसने सर उठाया, मगर हानि ने पुरसुकून अंदाज में गर्दन उसकी जानिब मोड़ी। हमसे कुछ कहा? क्या मैं आपकी दीवारों से बातें करने वाला लगता हूँ? लगने को तो आप बहुत कुछ लगते हैं। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, फिर सर झटका। खैर, आपकी तारीफ। आप क्यों मेरे पीछे हर जगह पहुँच जाती हैं? मसला क्या है आप लोगों का? वो खासा भरम था। हानि ने जवाबन हैरत से नगीन को देखा।
तुम इनको पहचानती हो शाइस्ता? कौन शाइस्ता? नगीन उलझी। उसने मेज़ के नीचे से अपना पाँव नगीन के पाँव पे भरा। तुम शाइस्ता, तुम तुमसे पूछ रही हूँ ये साहब कौन है और क्यों हमें तंग कर रहे हैं? आप अपनी अदाकारी के जौहर कहीं और दिखाइएगा। मेरी बात कान खोलकर सुनो तुम दोनों। वो आपसे तुम पर उतर आया। आइंदा अगर मुझे अपने पीछे तुम्हारी सूरत नजर आई तो अपने पाँव पे घर नहीं जाओगी। तो क्या ये हमें टैक्सी करवा के देगा? नगीन ने हैरत से उसे देखा, जो सख्ती से दो टोक बात करके वापस पलट आया था। आया बड़ा कहीं का नवाब, सारे ड्रामे का बेरगरक कर दिया। और तुम भी तो कुछ नहीं समझती हो। वो गुस्से से उठकर नगीन मुंह लटकाए उसके पीछे चली थी। कल टारगेट ने यकीनन धमाके की या उस मगवैया लड़की के तवान की रकम वसूल की है। मजाल है जो उसे ज़रा शर्म आई हो। वो मुसलसल कमरे में टहल टहल कर बोलती अपना गुस्सा निकाल रही थी। नगीन बैकग्राउंड से टेक लगाए नावल में गर्क थी और पता नहीं किसी मासूम लड़की को कैद कर रखा है, जाने क्या हाल होगा उसका। नगीन ने बहुत ध्यान से पढ़ते हुए सफ़ा पलटा। जंजीरों से बांध रखा है उस जालिम इंसान ने उसे। बस एक दफ़ा मेरे हाथ लग जाए, सारी ज़िंदगी के लिए जेल न भिजवा दिया तो मेरा नाम भी हानि नहीं है। तुमने सुना जो मैंने कहा? हाँ हाँ, नगीन ने बुखला कर सर उठाया। तुमने कहा पानी नहीं है। तभी खाला कमरे में दाखिल हुई। बस आखिरी फिक्रा कानों में पड़ा। परेशान होगी क्या? पानी नहीं है? अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को। वो कहा करते थे जिस घर में पानी बार बार ख़त्म हो उसके घर वालों के रिस्क से बरकत उठ जाती है। ठहरो मैं मोटर चलवाती हूँ। हानी ने सर पकड़ लिया। यहाँ कोई ठीक से बात सुनने को तैयार न था। और तुम क्यों सर पकड़े बैठी हो? अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को। वो कहा करते थे अगर सर का दर्द एक दफ़ा शुरू हो जाए तो जाता नहीं। दर्द नहीं है खाला। फिर उठो, तुम्हारी अम्मा का फ़ोन आया है PTCL पर। वो गहरी सांस लेती उठी। अम्मा मोबाइल नहीं रखती थी। ये क्या कि ज़रा सी बात की और क्रेडिट ख़त्म। ऐसी गुर्बत में हमसे तो गुजारा नहीं होता। और फिर उन्होंने कभी मोबाइल नहीं रखा। अपना PTCL उन्हें बहुत प्यारा था। लंबी सी तार जहाँ चाहे खींच कर ले जाओ। अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को। वह कहा करते थे लड़कियाँ जल्दी अपने घरों की हो जाएँ तो अच्छा है। कमरे से निकलते हुए उसके कान में खाला का फिक्रा पड़ा। वो ज़रा सी ठटक गई, फिर भाग कर नीचे आई। हेलो अम्मा। अम्मा से सलाम दुआ के बाद उसने 3 मिनट तक घर का पूरा हवाल सुना। मासी की चोरियों और काम चोरियों की दास्तान, पुफ्फो का किसी महफिल में टोक देना, हालांकि जर्मनी से भिजवाई गई तोहफों की तफसील सुनकर उसने सरसरी अंदाज में और सब खैरियत है पूछा तो अम्मा चंद लम्हे को रुकी। तुम्हारी खाला ने कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं देखा तुम्हारे लिए? मालूम नहीं, वो खुद भी उलझ गई। मगर उन्होंने तो खैर। वो कुछ कहते कहते रुक गई। अच्छा वो फ़ान के लिए तुम्हारी पुफ्फो इसरार कर रही थी? अच्छी बात है, वरना कहीं इस दफ़ा भी फेल ना हो जाए। इसरार करके पर होना चाहिए। ओहो, बात तो पूरी सुनो। उन्होंने अफान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। वो एकदम चुप सी होगी। जो तुम बेहतर समझो मुझे आगाह कर देना। सोच लो अच्छा है। उसने आहिस्तगी से फ़ोन क्रेडल पर रखा। एकदम दिल डूब कर उभरा था। लाउंज में कोने पे किताबों के ढेर से सनी ने सर निकाला। क्या उन्होंने आपका रिश्ता पक्का कर दिया? वो चौंकी। तुम्हें किसने बताया? अम्मा कुछ कह रही थी। उसने लापरवाही से शाने उचकाते हुए किताब का सफ़ा पलटा। पता नहीं। वो सर झटक कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हाँ कर दें आपा। वो ठटक कर पलटी। सनी किताब पे निगाहें झुकाए मुस्कुरा रहा था। उसके देखने पे सर उठाया, फिर नाक पे फिसलती अनक पीछे की। हाँ कर ही दे आपा, क्योंकि साथ वाला तो दहशतगर्द निकला। उसने मुस्कुराकर फिर से किताब चेहरे के सामने कर ली। वो मुतहय्यर सी साकत रह गई। कितनी अजीब बात की थी ना सनी ने। सर झटक कर वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। दिल की हालत अजीब हो रही थी। नगीन इसी तरह बैकग्राउंड से टेक लगाए नावल में गर्क थी। वो खिड़की के सामने आई, पर्दा हटाया, फिर दूरबीन उठाकर आंखों से लगाई। तभी फरहाद की गाड़ी उसके पोर्च में आ रुकी। क्योंकि साथ वाला तो दहशतगर्द निकला। अफवान का रिश्ता। साथ वाला। चुप करो। उसने अंदर उठती आवाज़ों को घुड़का। वो ड्राइविंग डोर खोल कर निकला, फिर पिछली सीट से चंद शॉपिंग बैग्स निकाले। वर्दा द 90 जनरेशंस, ये खालिस जनाना शॉपिंग क्यों करके लाया है? वो अब शॉपिंग बैग्स था में चाबी से दरवाजे का लॉक खोल रहा था। कहीं ये उस मगविया लड़की के लिए तो नहीं लाया? यानी वो लड़की इसके घर में है? अगले गुमान ने उसे दहला दिया। हाँ, जैसे नावल्स में होता है। नगीन भी नावल छोड़कर दौड़ी चली आई। उसको इस लड़की से प्यार हो गया था, तभी ज़बरदस्ती निकाह करके कैद कर रखा होगा। अब प्यार होगा तो इतनी महंगी शॉपिंग करके लाया है। वरना याद है D9 के प्रिंट्स तो हम दूर से देखकर गुजर जाते थे। प्यार उसे अजीब से लगा। दिल की हालत गैर होने लगी। वो क्या किसी और से प्यार कर सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? वो साथ वाला तो दहशतगर्द निकला। एकदम उसने दूरबीन बेड पर रख दी और खुद तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आई। जासूसी का छठा स्टेप। सनी मेज़ पर पाँव रखे सोफे पर बैठा बोल रहा था। टारगेट के घर और सामान की तलाशी। उसने मुझे अपनी नौकरानी तो नहीं रखा, वरना ये ज़रूर कर लेती। उसने तलखी से सर झटका। आजकल वो बात बेबात तल्ख हो जाती थी। रह रह कर जंजीरों में जकड़ी एक खूबसूरत लड़की का तस्वुर जहन में उभरता, जिसे मिन्नत करके वो जालम मगर हैंडसम बंदा कुछ खिला रहा होगा। दफ़ा करो। वो चिढ़ कर खड़ी हो गई।
अब वो आजिज़ आ गई थी उसकी जासूसी से। ऊपर कमरे में आई तो नगीन आंखों से दूरबीन लगाए खिड़की के सामने बैठी थी। हानि उसे आते देखकर वो खुशी से उसकी तरफ घूमी। क्या है? फरहाद अभी भी घर से निकला है, मेरी बला से दुनिया से भी निकल जाए। मगर दिल ने पूछा, क्या वाकई? तो वो दिल से निगाहें चुरा कर रह गई। हानि सुनो तो, मैंने खुद देखा है, वो दरवाज़ा लॉक करना भूल गया है। वो मगवैया यकीनन उसके घर में ही होगी। चलो चलकर उसे आज़ाद करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसे इस लड़की से अबरती बराबर भी हमदर्दी ना थी। घुनी मीसनी अदाएँ दिखाकर फंसा रखा होगा बेचारे को, अच्छा है वहीं सड़ती रहे। मगर वो बेचारा कब से हो गया? हानि कोई उसके अंदर हंसा था, मुझे नहीं पता। वो झुंझला गई। किससे लड़ रही हो? कुछ नहीं, तुम बताओ क्या कह रही थी? उसका घर खुला है, चलो उस लड़की को आज़ाद करवाएं। मगर इससे क्या होगा? वो बेदिली से बैठी रही। भाई वो लड़की उसके खिलाफ पुलिस के सामने गवाही देगी। हानि ने चौंक कर उसे देखा। अगर उसने गवाही दी तो क्या फरहाद उससे नफरत करने लगेगा? और नहीं तो क्या, जो हमारे खिलाफ गवाही दे उससे हमें नफरत हो ही जाती है। सच्ची? वो खुशी से उठकर बैठी, फिर संभल गई और चेहरे पर संजीदगी तारी कर ली। चलो। वो दोनों अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। लाइट का स्विच हाथ में नहीं आ रहा था। उसने ज़रूर लड़की को तहखाने में छुपा कर रखा होगा। मगर इस कॉलोनी के तो सारे घरों के डिज़ाइन एक से हैं हानि, और ये तो किराएदार है, तहखाना कैसे बनवा सकता है इतनी जल्दी? एक तो तुम इतनी अक्लमंदी की बातें ना किया करो। चलो फिर कमरों में देख लेते हैं। वो सहज सहज कर आगे बढ़ रही थी। लाउंज में घुप अंधेरा था। वो दीवारों का सहारा लिए जरा आगे आई तो एक दरवाजे से हाथ टकराया। हानि ने दरवाज़ा धकेला। चिड़ की आवाज़ के साथ वो खुलता चला गया। तू मुझे तो ना डराओ। हाय हानि, अगर इसके घर में जीन भूत हुआ तो? नगीन मेरी जान तो मत निकालो। उसका अपना दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो मुश्किल खुद पे काबू रखते उसने कमरे में कदम रखा। एसी की खुनकी अभी तक बाकी थी। किसी कीमती परफ्यूम की महक कमरे में फैली थी। वो अंधों की तरह टटोलती आगे बढ़ रही थी जब घुटना किसी सख्त चीज़ से टकराया। उफ! वो करा कर रह गई, फिर हाथ से टटोला। लकड़ी का सिरा था, शायद बेड की पाइन थी। ये तो उसका बेडरूम है, आओ किसी और कमरे में। तुम तभी पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। ओ गॉड, वो वापस आ गया। उनके रहे सहे ओसान भी जाते रहे। अब क्या करें? चलो कहीं छुपते हैं। खिड़की के पर्दे ज़रा सा सिरकाए। बाहर से छन कर आती चांदनी उसे कोने में रखे कुशन नजर आए। आओ। वो नगीन का हाथ था, मेज तरफ बढ़ी। लाउंज के दाखिली दरवाजे का हैंडल एक क्लिक के साथ खुला और भारी बूट दाखिल होने की आवाज़ आई। वो दोनों कुशन के पीछे बैठ गई। एक बड़ा कुशन अपने ऊपर रख लिया और पीछे झूलता पर्दा इस पर डाल दिया। लाउंज के फर्श पर जूतों के चलने की आवाज़ आ रही थी। हानि का सांस रुकने लगा। अगर पकड़ी गई तो? दिखाई दे रहा था। अब वो बेडरूम की तरफ आ रहा था। कदमों की चाप नज़दीक आ गई। तभी नगीन ने होले से सरगोशी की। टाइम क्या हुआ है? फरहाद का होला सा उसे दरवाजे में खड़ा दिखाई दिया। वो जैसे मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देख रहा था। हानि ने चांदनी में चमकने वाली क्लॉक देखी और फिर चेहरा नगीन के कान में तकरीबन घुसाकर बहुत धीरे से बोली, 8 बज गए हैं। क्या? नगीन हलक के बल चिल्लाती हुई खड़ी हुई। कुशन नीचे गिरा, पर्दा हट गया। साथ ही फरहाद ने लाइट ऑन कर दी। सारा कमरा रोशनी से नहा गया। बिखरे कुशन पीछे हक्का बक्का बैठी हानि और खड़ी हुई नगीन। 8 बज गए हैं और तुमने बताया नहीं? वो परेशानी से चिल्लाई थी। आज फ्राइडे है, मेरा नसीब आ रहा होगा। हाय, पता नहीं बेचारी नाजिया का क्या बना। वो इसी परेशानी के आलम में दरवाजे की तरफ भागी। फरहाद रास्ते में खड़ा था मगर नगीन को जैसे होश ना था। हटे जी। वो उसे एक तरफ करके बाहर निकल गई। हानि शौक से बैठी रह गई। वो उसके सामने ही खड़ा था, सीने पे बाजू बांधे, दीवार से टेक लगाए। वो कड़े तेवरों से उसे घूर रहा था। मेरा नसीब के चक्कर में नगीन उसका नसीब गारत कर गई थी। आप नीचे क्यों बैठी हैं मिस उम्मे? हानि ऊपर आकर बैठिए। तंज में डूबी आवाज़ पे वो होश में आई। हाँ, वो ड्रामा लग गया होगा। वो उठी और नगीन की तरह सर झुकाए तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। मगर फरहाद ने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा बंद किया और सामने आ खड़ा हुआ। वो ड्रामा वो मैंने बनाई। ड्रामा तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। वो कहते हुए 2 कदम आगे बढ़ा और वो उल्टे कदमों पीछे हटी। तो आप इधर क्या करने आई हैं? वो हमारा केबल नहीं आ रहा था तो ड्रामा देखने। मेरे बेडरूम में आपको टीवी दिखाई दे रहा है? हानि ने इधर उधर देखते हुए नफी में सर हिलाया। नहीं तो इसका क्या मतलब है? यही कि आप टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो वैसे ही उल्टे कदमों पीछे हो रही थी। शक्ल से तो आप बहुत मासूम लगती हैं। शुक्रिया, सब यही कहते हैं। वो मासूमियत से मुस्कुराती पीछे हटती दीवार से जा लगी। ओह, पीछे दीवार, सामने वो, अब क्या करें? मगर सबको क्या मालूम कितनी मासूम शक्ल भी चोरी करने के लिए किसी के घर में दाखिल हो सकती है। चोरी? वो जो शर्मिंदा से सर झुकाए खड़ी थी, तड़प कर सर उठाया। चोर होंगे आप? आपके नान के दाँत के? मैं आपको चोर लगती हूँ? तो मेरे घर में यूं क्यों दाखिल हुई? अरे बाहर में गया आपका घर, मैं तो बस इस बेचारी को छुड़वाने आई थी जिसे आपने अगवा करके कैद कर रखा है। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, आपको किसने बताया उसके बारे में? वो पल भर को
साकत रह गई। आपने वाकई एक मोहम सी उम्मीद थी कि शायद इसके गुमान झूठे हों, वो अच्छा बंदा हो, वो सब उसने खुद से फ़र्ज़ करके गलत समझा हो, मगर उसके एतराफ़ ने उसे गंग कर दिया। जी, मैंने अपनी मंगेतर को अगवा करके ऊपर वाले कमरे में कैद कर रखा है और शायद अब मुझे आपको भी इधर बांधना पड़े। और क्या क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? नहीं, वो बस चांद रात वाला ब्रास्ट। बेख्तियार ज़बान दादो तले दबाई। अच्छा, ये खबर भी आपको है? अब तो मुझे आपको लाजमी इधर बांधना पड़ेगा। नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दें, ताकि आप मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दें। नहीं, मैं नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दें। उसका गला रुंध गया, आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। और मैं कैसे यकीन करूँगा कि आप अपना मुंह बंद रखेंगी? मैं वही खिलाई। ये तो पक्का इरादा था कि किसी तरह यहाँ से निकले, फिर फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करेगी। आप यही सोच रही हैं ना कि मुझे बहला फुसला कर आप यहाँ से निकले और फिर घर जाकर छूटते ही पुलिस को कॉल कर दे? नहीं, वो फिर हिकलाई। कमबख्त तो टेलीपैथी भी जानता है, मुझे पता है तुम यही करोगी। सो मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारे घर के हर मोबाइल और लैंडलाइन फ़ोन और इंटरनेट पे भी मैंने ऑब्जर्वेशन लगा रखी है। और अगर तुमने पीसीओ के लिए घर से कदम बाहर निकाला तो मेरे बंदे तुम्हें वॉच कर रहे हैं। जिस लम्हे तुमने गड़बड़ की, मैं इस लड़की को मार दूंगा। नहीं, प्लीज़ उसको कुछ मत कहिएगा, मैं कुछ नहीं करूँगी। और अगर चांद रात तक तुम घर से भी निकली तो प्लीज़ मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे जाने दे। उसके आंसू टिप टिप कर रहे थे। कोई गड़बड़ की तो याद रखना। धमकियाँ में अधूरी बात करके वो सामने से हटा तो वो बुरी तरह रोती हुई बाहर भागी। फिर अपने घर के बाहर उसने आंसू पूछे। हानि अफसरदा बैठी नगीने से लाउंज में दाखिल होते देखकर बेख्तियार उठी। तुम ठीक तो हो? आई एम सॉरी। मैं चुप, वो गड़ रही, मगर मैं बिल्कुल चुप, वो सख्ती से कहकर काउच पे आकर गिरी। तभी किताबों के ढेर से सनी ने कछुए की तरह गर्दन ऊपर निकाली। क्या आप जानती हैं कि अगर जासूसी के सारे स्टेप फेल हो जाएं तो क्या करते हैं? हानि और नगीन ने सर उठाकर उसे देखा। तो अगला स्टेप इस्तेमाल करते हैं, महजूज अंदाज में कहता वो पहले की तरह शुरू हो गया। जासूसी का 7वां स्टेप टारगेट की। हानि ने पैर से जूता उतारा और नगीन ने कुशन उठाया। अगले ही लम्हे दोनों चीज़ें सनी की तरफ उड़ रही थी। वो अगर आपसे अपने ढेर में गुम हो गया, सारा इसी का कसूर है। इसे इतना मारो कि आइंदा ये गधा हमें फजूल मशवरे न दे। हानि दूसरा जूता उतार कर उसकी तरफ आई, मगर गधा किताबों के बीच में से बचता बचाता सीढ़ियों की तरफ निकल गया था। मजाक मजाक में शुरू होने वाला खेल इंतहाई संजीदगी इख्तियार कर लेगा, उसने तो कभी सोचा भी ना था। कितनी ही दफ़ा घर से निकलने का सोचा या नगीन को कुछ बताने का, मगर हर बार उसकी धमकी याद आ जाती तो वो सहम जाती। दिल तो वैसे ही आजकल रूठा हुआ था, हर शय से बेजार, नाराज़ और तन्हा। समझ में नहीं आता था कि करे तो क्या करे। आज सऊदीया में ईद हुई थी, यानी अब मुतवक्का तौर पे इधर चांद नज़र आ जाना था। और अगर आज की रात चांद रात हुई तो वो धमाका कर देगा। फिर क्या होगा? वो कितनी ही देर से बेचैन सी टीवी लाउंज के में बैठी थी। रोयत हलाल कमेटी का इजलास शुरू हो चुका था, मगर मेंबर्स के शजरे ही मुकम्मल नहीं हो रहे थे कि बात आगे बढ़ती। मेरा नावल किधर है? यहीं रखा था, मुझे क्या पता, तुमने ही उठाया होगा। नगीन और सनी पीछे लड़ रहे थे। उसने पूरी लड़ाई तो न सुनी, बस आखिर में सनी को गुस्से से चेहरे के आगे किताब करते और नगीन को पाँव पटक कर बाहर जाते हुए देखा। चांद नजर आने की खबर आ ही गई, उसका दिल डूब गया। कितने लोग उसकी बुजली की वजह से आज मौत। आगे वो सोच न सकी और कमरे में चली आई। कितनी ही देर बिस्तर पे चित लेटी छत को देखती रही। दफातन दरवाजे पे मध्यम से दस्तक हुई। वो कसलमंदी से उठी, दस्तक दोबारा हुई और फिर मुसलसल होने लगी। वो झुंझलाकर आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोला। कौन है? क्या मसला है? क्यों मुझे? वो जो गुस्से में बड़बड़ कर रही थी एकदम शल रह गई। सामने खड़ी लड़की ने उसके सवाल सलब कर लिए थे। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, दराज कद, लंबे सीधे बाल, कमर पे गिरे हुए, नफासत से किया मेकअप, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और पाँव तक आता स्टाइलिश सा पिंक फ्रॉक। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। हानि को लगा उसने इसे पहले देख रखा है, मगर नहीं, ओ नहीं, हरगिज़ नहीं। नगीन, वो मुतहैयर 2 कदम पीछे हटी। हाँ मैं। नगीन अपना दिल फ्रेब से लापा लिए मुस्कुराती हुई दरवाजे में खड़ी थी। वो मुंह खोले घंग सी रह गई। ये सब क्या था? तुमने कहा था हानि कि तो नगीन तुम्हारे गुमान के मुताबिक होगी, मगर वो क्या है कि गुमान दुनिया की सबसे छोटी बात को कहते हैं। वो पुरएतमाद मुस्कुराते लहजे में कह रही। होता है ये है कि हानि के बाज़ दफ़ा अपनी अक्लमंदी के ज़ोम में हम लोगों को कैटेगरीज में तकसीम कर देते हैं, अच्छे बुरे कम अकल चालाक, जबकि हर इंसान दूसरे से इतना ही मुख्तलिफ होता है जैसे उसकी उंगलियों के निशान। मगर हम कसरत गुमान से बाज नहीं आते और ये गुमान बहुत धोखा देते हैं। और जानते हो, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। ये हमें तजस्सुस में ऐसा गिराते हैं कि बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। ये इतनी पढ़ी लिखी बातें नगीन कर रही थी। तो हुआ यूँ कि 6 साल हमारा राब्ता ना रहने के बावजूद तुमने अपने जहन से वो 6 साल पुरानी ऐनक वाली कमअकल नगीन ने निकलने दी। हालांकि ऐनक तो लेज़र ट्रीटमेंट ने ही उतरवा दी थी और कमअकली उम्र और शऊर की भर्ती मनाजिल ने। वक्त के साथ साथ हर परिंदा उड़ना सीख लेता है, मगर तुमने मेरी किसी बात से गुमान किया कि मैं वैसी ही हूँ। सो मैंने सोचा कि चलो अपनी प्यारी हानि को एक सबक देते हैं, ताकि वो ज़िंदगी में फिर कभी लोगों के बारे में यूँ राय कायम ना कर ले। उसने आहिस्तगी से अपना खुला मुंह बंद किया। अंदर ही अंदर गुस्से का उबाल उठने लगा, मगर नगीन उसी तरह कहे जा रही थी। सो मैंने एक प्लान सोचा। लाइब्रेरी से नावल पकड़े और ड्रामों का टाइम टेबल याद किया। फिर
0 नंबर की ऐनक ली और सनी और अम्मा को खामोश रहने की तनबीह की, मगर जिन्होंने सबसे ज़्यादा मदद की वो फरहाद थे। आइए फरहाद, आपको अपनी कज़न से मिलवाऊँ। दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। ब्राउन कुर्ते में मलबूस वो मुस्कुराहट दबाए नगीन के साथ खड़ा हुआ। वो सीने पे हाथ बांधे लब भींचे खामोशी से दोनों को देखे गई। ये फरहाद हैं, हसन चचा के बेटे, हाल ही में MBA करके इंग्लैंड से आए हैं। चचा और बाकी लोगों ने भी ईद के बाद आना है, सो बड़ी फैमिली के बाइस इन्होंने पूरा घर रेंट पे ले लिया और ये मेरे प्लान का हिस्सा भी है थे। मगर जब तुमने इनकी बातें सुनी जिसमें ये हसन चचा से एक इंकशाफ करके फैमिली में दिखा धमाका करने की बात कर रहे थे और धमाके के पीछे बम का लफ्ज़ तुमने खुद ऐड कर लिया, तो हमने सोचा चलो ऐसा है तो ऐसा सही। जब शक की ऐनक फिट करके देखा तो उनका हर अमल मशकूक नजर आया, चाहे ऑफिस के कोई कागजात लेने रेस्टोरेंट गए या दोस्त की वालद की इयादत के लिए अस्पताल या फिर मंगनी की जंजीरों में मुहावरतन अपनी मंगेतर को जकड़ने का जिक्र किया। तुम इन पे शक ही करती रही। चांद रात में इन्होंने उसी लड़की के हवाले से एक धमाका करना था, मगर खैर आई होप कि इस मासूम शरारत पे तुम हमें माफ़ कर दोगी, क्योंकि हम तुम्हारे अच्छे दोस्त भी तो हैं ना। नगीन ने शरारत से चमकती आंखों से फरहाद को देखा, जिसने मुस्कुराहट दबाते शाने उचका दिए। ये आप दोनों का मामला है, मैं क्या कह सकता हूँ। उसने सुलगती निगाहों से फरहाद को देखा। वो गुस्से की अदा करी, खाला को लगाई शिकायतें, सब ड्रामा था। और खाला को तो अल्लाह करे उनके ससुर मरहूम कब्र से पूछने आए, अच्छा गिफ्ट दिया है आपने मुझे ईद का। वो सपाट लहजे में कहती बेड पे अपना मोबाइल तलाश करने लगी। अभी भी बची थी, शायद उसके मोबाइल पे कोई मैसेज आया था। फरहाद ने नगीन को देखा तो उसने सब ठीक हो जाएगा का इशारा किया, फिर हानि की जानी पलटी, तो तुमने हमारी शरारत माफ़ कर दी। हानि ने मोबाइल बेड से उठाया और चमकती स्क्रीन को देखते हुए शाने उचकाए। माफ़ी का इख्तियार हम बेचारों को कहाँ हासिल, तल्ख लहजे में कहते उसने मैसेज खोला। हालांकि नंबर से SMS आया था, हानि आपा अगर आप दोनों ने से बदला लेना चाहती हैं तो जो मैं कहूँ वही करें। सनी, उसने जल्दी बकोलिक कर जल्दी जवाब दिया और सपाट चेहरा ऊपर उठाया। आखिर सनी भी तो शरीक ही रहा था। बात यह है हानि के, फरहाद ने अपने मध्यम अंदाज में कहना शुरू किया, मगर वो तेज़ी से बात काट कर बोली, आप मेरे नहीं नगीन के कज़न हैं, प्लीज़ मुझसे मुखातिब होने की ज़रूरत नहीं है। हानि देखो नाराज़ तो ना हो। नगीन परेशान होगी। तभी मैसेज की बिप दोबारा बजी। उसने सर झुकाकर हाथ में पकड़ा मोबाइल देखा। जासूसी का छठा स्टेप, सनी जो कहे उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। आगे एक आंख मारता चेहरा था। हानि आपा। दफतन सनी ने दरवाजे से झांका। इन तीनों ने पलट कर देखा। आपकी फ़्लाइट कंफर्म हो गई है। खाला का लाहौर से फ़ोन आया था, पूछ रही थी। मैंने बता दिया कि आपने 10 बजे की फ़्लाइट से आना है। सुबह यही बुकिंग कराई थी ना आपने। नगीन ने हैरत से उसे और फरहाद ने ज़रा परेशानी से नगीन को देखा। तुम वापस जा रही हो? हाँ, मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है। उसने जासूसी के छठे स्टेप पे अमल किया। और खाला ये भी कह रही थी कि आपने मंगनी के फंक्शन पर अम्मा को इनवाइट कर लिया। नहीं, मैं अभी कर देती हूँ। वो समझ कर नगीन और फरहाद की तरफ पलटी, जो उलझे उलझे से खड़े थे। किसकी मंगनी? मेरी मंगनी। बहुत एतमाद से उसने बताया, मेरी फूफो के बेटे अफान से। मेरी मंगनी ईद के तीसरे रोज़ है, आप लोग ज़रूर आइएगा। और फरहाद साहब आप भी इन्वाइटेड हैं। अब अगर आप लोग मुझे एक्सक्यूज़ करें तो मैं अपनी पैकिंग कर लूँ। मगर हानि प्लीज़, मुझे देर हो रही है। वो बेरुखी से कहती अलमारी की तरफ बढ़ गई। एकदम फरहाद तेज़ी से कमरे से निकल गया। नगीन भी मुतासिफ से उसके पीछे हुई। सनी सबसे आखिर में पलटा। वो दोनों निकल चुके तो सनी ने बाहर के लिए कदम बढ़ाए। वो अलमारी छोड़कर तेज़ी से रप की और कान से पकड़ गराब से सनी को अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। घुन्ने मीसने मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे सब। एक ही मैं ही मिली थी ये घटिया मजाक करने को। नाजेबा ज़बान के इस्तेमाल पर सनी अपनी इमदाद वापस भी ले सकता है। उसने गुस्से से उसे घुरा, फिर पकड़कर बेड पे बिठा दिया। ये मेरी फ़्लाइट किसने बुक कराई? मैंने सुबह करा दी थी ताकि आपकी फेस सेविंग हो सके। और ये मंगनी का चक्कर फरहाद भाई को जेलस करने के लिए। क्या मतलब? वो बुरी तरह चौंकी। सीधी सी बात है जो आपकी समझ में नहीं आई। आप गलतन छत पे बैठी आसमान के नज़ारे कर रही थी जब फरहाद भाई ने आपको देखा और फ़ौरन हसन चचा को फ़ोन घुमाया कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से। वो लड़की पसंद करते ही इधर आए थे, मगर जब आप चीनी लेने गई तो वो खाम खा जानबूझकर आपको तंग करते रहे। नगीन आपा ने उनको जब ये बताया कि आप उनके और हमारे रिश्ते को नहीं जानती तो उन्होंने चचा को कहा कि वो थोड़ा टाइम आपको तंग करेंगे, फिर चांद रात पे बता देंगे। फिर धमाका भी वो करने लगे थे। मगर नगीन आपके सनी से एक सुन नगीन मगर नगीन आपने सनी से एक नावल के लिए लड़ाई करके इस बेचारे को गद्दारी पर मजबूर कर दिया। और वो जंजीरों वाली लड़की, अरे वो तो आपके दोस्त से शेयर कर रहे थे कि अनकरीब आपको रिश्ते की बेरियां पहना देंगे, क्योंकि अम्मा खाला से सरसरी बात कर चुकी हैं। असल बात तो चचा के पाकिस्तान आने पर ही होगी, और तब तक अगर आपके एक दर्द मंगेतर निकल आए तो सोचें फरहाद भाई कितना जलेंगे। कहीं तुम अब भी मुझे। उसने मशकूक निगाहों से सनी को घूरा तो उसने शाने उचका दिए। सनी ऐसा नहीं है। अच्छा। एक मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। तो वो उसे पसंद करता था, वरना जाहिर तो ये कर रहा था कि जैसे नगीन से बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। तैयार तो होकर दोनों ऐसे आए थे जैसे वलीमे के दुल्हा दुल्हन हो, घुन्ने मीसने। और इसके साथ ही खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।